मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थियरीज ऑफ फेलियर एक ऐसा टॉपिक है जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन जैसे सब्जेक्ट को जोड़ता है। अगर आप किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में स्टैटिक लोडिंग कंडीशन को ध्यान में रखते हुए अगर उसे हम डिजाइन करते हैं तो उस डिजाइनिंग स्टेप में हमें वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर का ध्यान रखना पड़ता है। जब तक हम उस थ्योरीज ऑफ फेलियर को ध्यान में रख के डिजाइन नहीं करेंगे हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट कभी भी सेफ नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि 5 डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर कौन से हैं जिसके आधार पे हम किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट का स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में डिजाइन करते हैं। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम लोग मशीन डिज़ाइन में यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ थ्योरीज ऑफ फेलियर। इस सेशन में हम लोग 5 डिफरेंट थियरीज ऑफ फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं ना। एज ए स्टूडेंट आपके मन में यही क्यूरियोसिटी होगी कि ये थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ने की ज़रूरत क्या है ना। हम ऑलरेडी यूनिट 1 में थियरीज ऑफ फेलियर पढ़ चुके हैं ना, दैट इज गुडमैन इक्वेशन, सोडरबर्ग इक्वेशन। बट रिमेंबर वन थिंग, हमने जो यूनिट 1 में पढ़ा था वो था डिज़ाइन अगेंस्ट डायनामिक लोडिंग। दैट मीन्स जो भी डिज़ाइन क्राइटेरिया या थियरीज हमने पढ़ा प्रीवियस यूनिट में वो डायनामिक लोडिंग कंडीशन में है। लेकिन यह जो थियरीज ऑफ फेलियर है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एजम्पशन है समझना है कि यहाँ पे हमारा लोडिंग कंडीशन क्या होगा, पूरी तरह से स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक लोडिंग है, आप समझ सकते हैं ना। अब स्टैटिक लोडिंग जैसे ही हमारा एजम्पशन हो गया वैसे ही सारे इस टॉपिक में जो भी हम लोग डील करेंगे वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के आधार पे करेंगे, सोम की इक्वेशन के आधार पे करेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में रखा जाता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये टॉपिक मशीन डिज़ाइन के फर्स्ट यूनिट में रखा जाता है। ऐसे तो मशीन डिज़ाइन में सबसे पहले हमें स्टैटिक लोडिंग पढ़ना चाहिए, फिर डायनामिक लोडिंग पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको डायनामिक लोडिंग पढ़ा चुका हूं तो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी हम स्टैटिक लोडिंग समझ सकते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। स्टैटिक लोडिंग आप लोग जानते हैं, ऐसा लोड जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा, या जिसे हम लोग किलर स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है या जो कहिए प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया है या कंडीशन है वो है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और प्रिंसिपल स्ट्रेस या कंबाइंड स्ट्रेस के फॉर्मूलाज और कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। अदरवाइज ये टॉपिक बिल्कुल आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ये कैलकुलेट करना भी आना चाहिए कि आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दीज आर द बेसिक्स which is essential for this topic। तो आई होप मैं यह मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें आती है। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं कि थियरीज ऑफ फेलियर है क्या ना। अच्छा, इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक का क्या अहमियत है ताकि आप इस चीज को समझ सके। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अगर ध्यान देंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है, जैसे SSC JEE हो गया हम लोग ले सकते हैं, या और भी जो एग्जाम है लाइक ISRO है ना, DRDO है, तो इन जैसे एग्जामों में भी इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर वो 2-3 ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो फुल्ली यूनिवर्सल क्वेश्चन है वो हर एक एग्जाम में आता है, या तो वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो मैक्सिमम प्रिंसिपल
स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के आधार पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो ये तभी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा जब किसी आप अच्छे एग्जाम के इंटरव्यू में अपियर होंगे। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा, 2 से 3 क्वेश्चन, वही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, दैट इज यूनिवर्सल क्वेश्चन। उसके लिए आपको इस यूनिट पे विशेष फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यकीन मानिए अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट को मैं इंजॉय करूं, जैसे थर्मोडायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स आप पढ़ते हैं और हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस या हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं, तो फिर आपको ये सब्जेक्ट समझना होगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मटेरियल साइंस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन तीनों से इंटरलिंक्ड है। तो अगर कहीं भी ये एक टॉपिक को अगर पूछा जाता है तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा इंटरव्यू में कि मैं इन तीनों टॉपिक को इंटरलिंक कर लूं और आपके फिर इंटरव्यू आपके अच्छे जाएंगे। चलिए, ये तो अहमियत हो गई इस टॉपिक की। अब हम लोग इस टॉपिक पे सीधा सीधी आएंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले ना इस टॉपिक के नाम को समझिए, थियरीज ऑफ फेलियर ना। तो मैं कई बार कहता हूं कि अगर आप इसके टाइटल को, अगर इसके नाम को ढंग से समझ लें तो सारा राज उसी में छुपा हुआ होता है। तो सबसे पहले जो कीवर्ड हमारे लिए है वो है फेलियर ना। आपको यह समझना होगा कि फेलियर किसे कहते हैं ना। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिंपली आप अगर डेली लाइफ में देखें ना और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में देखें तो काफी एनालॉगस है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूं। आप अगर सोसाइटी में देखते होंगे तो किसे फेलियर माना जाता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति से पूछो कि बताइए फेलियर आपके नजर में क्या है, वो एक अपना ओपिनियन देंगे आपको, फिर किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे वो अपना ओपिनियन देंगे। ये पर्सन टू पर्सन ओपिनियन चेंज होता है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, हमारे सोसाइटी में अगर आपके पास पैसा है ना, अगर आपके पास धन है, मनी है बहुत ज़्यादा ना, तो लोग समझेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं या लोग आपके आगे पीछे रहेंगे। ठीक है, तो समाज के नज़र में अगर अधिक धनवान होना ही सक्सेस है। हाँ, वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये बिल्कुल भी लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि आप मेहनत करके उतने पैसे कमा रहे हो या आपने कहीं से चोरी कर ली या कहीं से डकैती कर ली या किसी गलत तरीके से आप धन का उपार्जन कर रहे हो। किसी को इतनी फुर्सत नहीं है, सिर्फ पैसा है तो एक पैरामीटर मानते हैं। अगर आप मान लेते फिर बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनके नज़र में जो है अच्छा नॉलेज होना या अच्छा वेल बिहेव्ड होना, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग होना, उसे सक्सेस माना जाता है। बहुत लोगों के नज़र में होता है, खास करके आप लोग समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी अगर है देन यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज आप फेलियर हो गए। ठीक है, अगर आप खुद अपने पे ले सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग या डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो अगर आपकी एक अच्छी जॉब लग गई तो सब सोसाइटी की नज़र में यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर फेल ना। कुछ लोग गलत हरकत कर लेते हैं, सुसाइड जैसा केस कर लेते हैं, तो उसे हम लोग फेलियर मानते हैं। तो फेलियर का डिफिनीशन सोसाइटी में भी एक अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग है। उसी तरह जब हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में फेलियर की बात करते हैं तो एक कॉमन बच्चों के दिमाग में ख्याल आता है फेलियर मतलब कंपोनेंट का टूट जाना। जरूरी नहीं है कि हम बोले कि अगर मेरा मैकेनिकल कंपोनेंट लाइक शाफ्ट, रड, बियरिंग ना की अगर ये टूट जा रहा है तभी वो फेल होगा ना। फेलियर का मतलब इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में है कि हर एक मशीन कंपोनेंट का एक फंक्शन डिजाइन होता है ना, जो जिस पर्पस के लिए वो अगर कंपोनेंट बना है, अगर वो क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो हम उसे फेलियर मानते हैं। जैसे एक शाफ्ट है, शाफ्ट का काम है पावर ट्रांसमिट करना, बट समहाउ ही इज नॉट एबल टू ट्रांसमिट द पावर, तो हम कहेंगे कि वो फेल है। एक बियरिंग शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ होता है जिसका काम है जो शाफ्ट के ऊपर लोड लग रहा है उसको बियर करना, सह लेना। अगर वो काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो फेल हो गया। तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में फेलियर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि किसी कंपोनेंट का पूरी तरह टूट जाना।
हाँ, ये सही है कि अगर कंपोनेंट टूट रही है तो भी हम उसे फेल कहेंगे, और अगर कंपोनेंट नहीं टूट रहा है तो भी उसे फेल कहेंगे। किस कंडीशन में, ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी मैकेनिकल कंपोनेंट में अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट मींस यील्डिंग उसमें शुरू हो जाती है, अगर वो डक्टाइल मटेरियल का है, तो हम उसे भी फेलियर मानते हैं। इसलिए डक्टाइल मटेरियल के लिए डिजाइन क्राइटेरिया यील्ड पॉइंट होता है। यील्ड पॉइंट के बाद उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, वहां पे उसे हम लोग फेल मान लेते हैं। ब्रिटल मटेरियल है तो उसमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद वो टूट जाता है, तो वो उसके लिए फेलियर हो गया। कई बार यील्ड पॉइंट और अल्टीमेट पॉइंट के अलावे उससे कम वैल्यू में ही हम उसे फेलियर पॉइंट मानते हैं, जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मोर देन 1 लेते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस या डिजाइन स्ट्रेस या मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस। अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिफिनीशन जानते होंगे तो ध्यान से देखिएगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिफिनीशन होता है दैट इज फेलियर स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, या इसका एक और नाम मैंने कहा है मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस। तो फेलियर स्ट्रेस में अगर आप देखेंगे, अगर डक्टाइल मटेरियल है तो दिस विल बी योर यील्ड पॉइंट, और अगर ब्रिटल है तो अल्टीमेट पॉइंट। ठीक है, अगर मान लेते हैं, ये जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं टेंसाइल टेस्ट में या कंप्रेशन टेस्ट में, ठीक है, डक्टाइल हो या ब्रिटल मटेरियल हो, ठीक है। लेकिन यहां पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है। लेकिन अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेट सपोज अगर 5 ले लेता हूं, और फॉर एग्जांपल यील्ड के लिए हम लोग 200 मेगापास्कल ले लेते हैं, तो यहां पे हमारे लिए जो डिजाइन स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा ना, दैट विल बी सिग्मा वर्किंग और डिजाइन विल बी 200/5, दैट इज 40 मेगापास्कल। तो वहां पे जो है यही हमारे लिए जो है क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब 40 के मेगापास्कल के ऊपर अगर मटेरियल चला जाएगा तो इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में उसे हम फेल मानेंगे। तो ध्यान रखना है कि फेलियर जब हम लोग बोलते हैं तो फेलियर का कहीं भी मतलब नहीं होता है कंप्लीटली टूट के अलग हो जाना। फेलियर में ये कह सकते हैं कि इट मे कंप्लीटली ब्रेक और इट मे परमानेंटली डिफॉर्म, उसे भी हम लोग फेलियर कहेंगे, या कहेंगे इफ द कंपोनेंट इज नॉट एबल टू परफॉर्म इज हिज एसेंशियल और असाइन्ड फंक्शन, देन इट इज सेड टू बी फेलियर। आई होप फेलियर का मतलब समझ गए होंगे। तो फेलियर में जनरली हम लोग 3 स्ट्रेस का ध्यान रखते हैं। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 है तो डक्टाइल मटेरियल के लिए यील्ड स्ट्रेंथ, और ब्रिटल मटेरियल के लिए हम लोग लेते हैं तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी मोर देन 1 है तो फिर वहां पे आपके लिए जो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस। चलिए, ये तो मैंने आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दिया, जनरली यही 2 हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरीज ऑफ फेलियर हो गया आपका ना। अब सवाल उठता है कि ये थ्योरीज ऑफ फेलियर का कांसेप्ट क्यों आया है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे एज ए इंटरव्यू क्वेश्चन में। अभी हम लोग सीधे आ जाते हैं कि थ्योरीज ऑफ फेलियर जो ये डिजाइन किया गया है उसके लिए सबसे बड़ा एजम्पशन है स्टैटिक लोडिंग। तो ये स्टैटिक लोडिंग में ही डिजाइन है। अब हम लोग 5 डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर के बारे में जानते हैं, ये कौन कौन से हैं और इसके क्या नाम है, और मैं वो 2 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूं जो अक्सर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे आप बिल्कुल ही याद कर लीजिए और आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 5 डिफरेंट थ्योरीज ऑफ फेलियर के नाम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरीज है वो है मैक्सिमम। देखें, बहुत याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम हो जाएगा मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसे इन शॉर्ट हम लोग MPST भी लिखते हैं। ओके, ये तो लिखने की बात हो गई। इसका एक और नाम है, ये तो काफी लंबा नाम है, जो कि एग्जाम में आपको शॉर्ट नेम पूछा जाता है, वो है कि जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया, तो रैंकाइन ने इनका कॉन्सेप्ट दिया, इसीलिए हम लोग इसे रैंकाइन्स थ्योरी भी कहते हैं।
ना। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि रैंकाइन्स थ्योरी किस आधार पे डिजाइन किया जाता है, तो वहां पे आप कहिएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। अब मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये डक्टाइल मटेरियल पे भी इसका डिजाइन किया गया और ब्रिटल मटेरियल पे भी किया गया। देखा क्या गया कि ब्रिटल मटेरियल में इसके रिजल्ट सबसे बेस्ट होते हैं और जो डिजाइन कर दिया जाता है वो बिल्कुल भी फेल नहीं होता है, या अगर फेल होता भी है तो बिल्कुल भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देता है। तो बहुत आसान है। तो आई कैन से दैट यही आपके लिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है। सबसे पहला, दैट इज द बेस्ट फॉर ब्रिटल मटेरियल, यही बिल्कुल याद रखेंगे। दिस इज द यूनिवर्सल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक ना, ये पूछा जाता है। आई होप सब लोग जानते हैं व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल क्वेश्चन। यूनिवर्सल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आता है, कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है। ओके, तो दिस थ्योरी इज बेस्ट सुटेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, फर्स्ट वन, दैट इज दिस क्वेश्चन इज सिंपली आस्क्ड। नेक्स्ट, मैक्सिमम। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस की बात कर लिए, तो अब एक बचा शियर स्ट्रेस। मैंने ऐसे भी बताया था कि लोड दो ही तरह के मेजर क्लासिफिकेशन, नॉर्मल लोड और शियर लोड। तो शियर लोड की वजह से शियर स्ट्रेस, नॉर्मल लोड की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थियरी, चलिए इसे शॉर्ट में कहेंगे MSST। चलिए, इसका भी है नाम कि किस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है, तो गेस्ट या टेरेस्का थ्योरी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेस्ट, GUEST, गेस्ट स्लैश करके मैं लिख रहा हूं, टेरेस्का, गेस्ट और टेरेस्काज थ्योरी, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें भी डिजाइन किया गया है ना, लेकिन क्या देखा गया कि दिस थ्योरी इज बेस्ट सुटेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो दैट इज बेस्ट फॉर डक्टाइल मटेरियल। ये हर एक एग्जाम में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है इसे आप बता नहीं सकते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कहीं भी हो, यह क्वेश्चन जो है बेधड़ल्ले से पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए। ये दो थ्योरी ही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी दो थ्योरी के आधार पे एक न्यूमेरिकल भी आपको किसी भी एग्जाम में आता है। तो यही इसके बेसिक क्वेश्चन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिटन एग्जाम में आता है, लेकिन जब आप अच्छे एग्जाम में इंटरव्यू देंगे तो यहां से फिर क्वेश्चन आएगा। चलिए, अब जो है रेस्ट 3 थ्योरीज हैं, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सारा बताऊंगा। नाउ याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस है तो अब बारी आएगी स्ट्रेन की। तो थर्ड वन इज योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। चलिए, अब आपके मन में भी जिज्ञासा होगा कि क्या इसका दूसरा नाम होगा। बिल्कुल, इसका नाम है सेंट विनांट थ्योरी। ये भी साइंटिस्ट थे, सेंट विनांट्स थ्योरी। एटलीस्ट आपको ये नाम जरूर याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग थियरीज आर नॉट द थियरीज ऑफ फेलियर अंडर स्टैटिक लोडिंग, और उधर इसमें से कोई 3 नाम होंगे और एक नाम नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि स्टैटिक लोडिंग में 5 और डायनामिक लोडिंग में 3, यही 8 थियरीज है। ठीक है, फोर्थ वन इज योर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। चलिए, इनका भी दूसरा नाम है, इन्हें हम लोग हेज थ्योरी बोलते हैं। एंड फिफ्थ वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ये तो नाम है ही इंपॉर्टेंट। चलिए, इसके बाद भी एक और नाम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे यहां शियर स्ट्रेस था तो 2 को 5 से क्लब कर दीजिए, ठीक है, 1 को 3 से कर दीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैक्सिमम शियर
स्ट्रेन थ्योरी, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है वो है वॉन माइसेस थ्योरी, हैंकी एंड वॉन माइसेस थ्योरी। ये इसका सबसे फेमस नाम है ना, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। और इसका एक और इंपॉर्टेंट नाम है, क्या है, वॉन माइसेस थ्योरी। अब यहां से अच्छा, वॉन माइसेस थ्योरी से भी हम लोग मेनली डक्टाइल मटेरियल का डिजाइन करते हैं। डक्टाइल मटेरियल कहने का मतलब हो गया जैसे आपका हो गया एमएस, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा ना। अब सवाल उठता है कि बेस्ट कौन है, शियर स्ट्रेस थ्योरी या वॉन माइसेस थ्योरी। तो अगर आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो, लेकिन उसका अगर पूछा जाए कि डक्टाइल के लिए बेस्ट कौन है, तो आप आंख बंद करके यही आंसर करेंगे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये सबसे बेस्ट आंसर है। हाँ, अगर ये ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं रहेगा देन वी विल सेलेक्ट वॉन माइसेस थ्योरी, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी विल बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक थियरीज ऑफ फेलियर। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस टॉपिक का इंटरव्यू क्वेश्चन कि क्यों थियरीज ऑफ फेलियर का कॉन्सेप्ट आया और इसमें क्या प्रॉब्लम आया। बहुत सारे एग्जाम के इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम किसी भी मटेरियल को टेंसाइल टेस्ट या कंप्रेशन टेस्ट से आसानी से यील्ड या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो क्या ज़रूरत है हमें थियरीज ऑफ फेलियर की, या क्यों ये कॉन्सेप्ट आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम टेंशन टेस्ट या कंप्रेशन टेस्ट करके उसका अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे बेसिक लोड कंडीशन को समझिए। वहाँ पे जो लोडिंग कंडीशन होता है वो कैसा होता है, यूनी एक्सियल लोडिंग, चाहे वो टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो। ठीक है, तो यूनी लोडिंग कंडीशन में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, टेंसाइल टेस्ट ही आपको रिजल्ट बता देगा कि अगर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो रहा है, यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा हो रहा है तो डक्टाइल मटेरियल है तो उसे हम फेल कंसीडर कर लेंगे, और अगर अल्टीमेट से ज़्यादा हो रहा है ब्रिटल मटेरियल के लिए उसे हम फेल कर लेंगे। लेकिन ज़रा गौर से सोचिए, अगर वहाँ पे लोडिंग कंडीशन अगर बाई एक्सियल हो या ट्राई एक्सियल हो, कहने का मतलब 2D में अगर लोड लग रहा हो या 3 डायमेंशनल लोड लग रहा हो एक ही पॉइंट पे, तो वहाँ पे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे तो आपको टेंशन टेस्ट बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगा। यही सवाल का सबसे बेस्ट आंसर है कि टेंसाइल टेस्ट में हम लोग यूनी एक्सियल लोडिंग करते हैं ना, और उसमें वो बेस्ट रिजल्ट देता है। लेकिन जब अगर बाईएक्सियल हो या ट्राईएक्सियल लोडिंग कंडीशन हो या ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे कंबाइंड लोड लग रहा हो, जैसे कि शाफ्ट का केस होता है ना, शाफ्ट में ट्विस्टिंग मोमेंट भी आता है, बेंडिंग मोमेंट भी आता है, तो वहाँ पे कंबाइंड लोड लग रहा है। इसीलिए हम लोग वहाँ पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करके फिर मटेरियल डक्टाइल है या ब्रिटल, उस आधार पे भी हम फिर तब जाके उसे हम डिजाइन करते हैं। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो ध्यान क्या रखना है ना, जो मैंने टेंसाइल टेस्ट बोला है ना, तो टेंसाइल टेस्ट से जब भी होता है तो ध्यान रखना है यहाँ पे लोडिंग कंडीशन कैसा है, यूनी एक्सियल लोडिंग ना। यूनी एक्सियल का मतलब हुआ जैसे अगर ये कोई मेंबर है तो किसी एक ही डायरेक्शन में मैं मान रहा हूं, जैसे सिग्मा एक्स ये टेंसाइल है, ये लग रहा है। लेकिन अगर जब खास करके बाईएक्सियल लोडिंग हो ना और ट्राईएक्सियल हो, तो उस कंडीशन में क्या ये थियरी इसके आधार पे हम कर सकते हैं, नो। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या आया, थियरीज ऑफ फेलियर का। तो यहीं से 5 डिफरेंट थियरीज का कॉन्सेप्ट आया ना। अब 5 डिफरेंट थियरीज इसलिए आया कि किसी ने प्रिंसिपल स्ट्रेस पे डिजाइन किया,
किसी ने शियर स्ट्रेस पे डिजाइन किया, किसी ने प्रिंसिपल स्ट्रेन पे डिजाइन किया, किसी ने शियर स्ट्रेन पे डिजाइन किया। तो अलग अलग तरीके से डिजाइन किया। जैसे याद करिए, मैंने आपको कहा था कि फेलियर का डिफिनेशन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। उसी तरह इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में भी थियरीज ऑफ फेलियर 5 व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से दिया। हाँ, उसमें हम लोग लास्ट में देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन होता है। तो मैं बता चुका हूं, ब्रिटल मटेरियल के लिए सबसे बेस्ट होता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, और डक्टाइल के लिए सबसे बेस्ट होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। ये तो वेल डिफाइंड है, वेल नोन हो गया। लेकिन अलग अलग थ्योरीज है, इसीलिए इस 2 थ्योरी को हम लोग काफी डिटेल में जानेंगे, बाकी को हम लोग समझेंगे बट शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन हो गया। आई होप आप लोग अब बता सकते हो कि थ्योरीज ऑफ फेलियर का कॉन्सेप्ट क्यों आया। बिकॉज ऑफ बायएक्सियल और ट्राइएक्सियल लोडिंग, या यू कैन से कंबाइंड लोडिंग। कंबाइंड लोडिंग का मतलब हो गया ना, आप पढ़े होंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस में, जैसे मान लीजिए ये हमारा मेंबर है, या इसी मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे सिग्मा एक्स है, मान लीजिए इधर सिग्मा वाई है, इधर सिग्मा वाई आ गया। ठीक है, चलिए यहां पे मान लेता हूं मैं टाउ एक्स वाई है, यहां भी टाउ एक्स वाई है। ये हो गया आपको clockwise, definitely this will be your anti-clockwise, tau yx, that will be tau x yx, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया शियर स्ट्रेस। तो यहां पे अगर आप लोडिंग कंडीशन को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, नॉर्मल लोड भी लग रहा है दोनों एक्सिस में, यहां पे शियर लोड भी लग रहा है, एक कंबाइंड लोडिंग का कंडीशन। इसलिए मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। चलिए, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आज इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। थ्योरीज ऑफ फेलियर का इंट्रोडक्शन है। हाँ, मैंने बता दिया कि ऑब्जेक्टिव भी क्या आएगा। तो अब आप किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो आप बेधड़ल्ले से कर ही लेंगे, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस सीरीज के जो भी 2-4 वीडियो बनेंगे उसको आप जरूर पूरा देखें, ताकि आपके लिए सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, और आप आसानी से मशीन डिजाइन को समझ सकें, और इसका जो मेनिया है कि डिजाइन बहुत टफ है, इसको अपने से दूर कर सकें। चलिए, आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। थैंक यू।